बहुत हार गया हूँ, सुनने वाली बात है। मेरे भाई ने मेरी हिम्मत बढ़ाई क्योंकि तना इकला था मैं, कोई समाज का आदमी मेरे साथ नहीं था। उससे पहले मैं आजमगढ़ भी गया और अभी 8 दिन में एक मेरा बचपने का दोस्त, मेरा साथी का इंतकाल हुआ। परसों मेरे एक मंगल वाले दिन सगे मेरे भाई का इंतकाल हुआ और जुमेरात के दिन मेरे साड़ू का इंतकाल हुआ। ये मैं आफतों से गुजर रहा हूँ, आपको इसलिए जगाने आया हूँ कि भाइयों कुछ भी परेशानी हो हमें रुकना नहीं है, हमें मेहनत करनी है और अपने टारगेट को बहुत आगे लाना है। ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। अल्लाह ने चाहा हमारा 10% रिजर्वेशन अगर हमारा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को नौकरी मिलेगी। और हर समाज ने, हर नबी की लड़ाइयों में जब तक बहनें उनके साथ थी, जब तक हमें फतेह मिलती रही। आज भी ईरान के अंदर देख लीजिए, पूरा ईरान समझे वो बहनें वहां पे काम कर रही है। और अल्लाह ताला 57 मुल्क तो अपने गद्दार हैं, बाहर तो 2 हाथियों को आप जानते हो जिन्हें बर्बाद कर दिया। उसमें मेरी बहनों का हाथ है, हमें अपनी बहनों को भी आगे लाना है। दूसरी बात मैं वो कहना चाहता हूं, शायद आप में से चंद लोग ताली बजाने की बात नहीं है, उसे गहराई से सोचने की बात है। जो कहते हैं ना, हमारे लोग हंसते हैं उन बातों पे। एक ही सफ में हो गए महमूद और अयाज, ना रहा बंदा ना बंदा नवाज। इसका उल्टा करके देखिए आप कि आपको बेवकूफ बना दिया गया। जो 1949 में हमारा रिजर्वेशन था वो छीन लिया गया इस शेर के पीछे। दूसरे वसीम साहब मेरे हम नाम थे, शायर साहब, मैंने उन्हें पकड़ लिया था। मैं बहुत, अल्लाह ने आज मेरी बीमारियों ने मुझे कमजोर कर दिया। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, हम सब भाइयों को गाली दी थी, मैंने वहीं पकड़ लिया और नवाबों के बीच में बैठे हुए थे। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। जब हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए मेहनत करी, हमारे लिए बढ़िया काम करे, हम लोगों ने भाइयों ने मेहनत करी, तो आज हम अच्छी गाड़ियों में, अच्छे बंगलों में रहने लगे। तो इसका जलन है। जिसे आप अच्छा समझते हो मैं उससे बुरा समझता हूं। मेरे दर्द होता है कि हमें गाली दे रहे हैं, क्योंकि हम वो नहीं चाहते थे ऐसे उजले कपड़े हम लोग पहने, हमारा समाज पहने। हमें इस बात पे ध्यान देना है। मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों से बोल सकता हूं। और एक बात और बता रहा हूं, मेरे भाई अभी बैठे हुए एक बात कह रहे थे कि भाई हमारी पद कुछ नहीं। मैं ऑल इंडिया का ये बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे, ऑल इंडिया कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट की मैंने पोस्ट छोड़ दी अपने पसंदीदा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, कि मैं जब अगर इनके साथ रहूंगा तो नाम कांग्रेस के साथ मेरा जुड़ेगा। जब तक हम इन्हें अखिलेश यादव हो, बहन जी मायावती हो, समाजवादी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, जो हमारे बच्चों का और हमें हिस्सा देंगे, हमें उनके साथ रहना है। उतने टाइम हमने सारे भरम छोड़ देने हैं। सिर्फ पसंदीदा समाज का नारा उठाओ पूरी इंडिया में, और जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस लायक भी हूं मैं अपने हर टाइम अपने पसंदीदा समाज के लिए जिस लायक भी हूं उस पर काम करता रहूँगा। इसी से मैं अपनी वाणी आप लोगों को, देश अपनों को देख के मेरा जज्बा बढ़ जाता है। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें 2 बैठी हुई हैं, इनका मैं बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी बहनों को और समाज की बहनों को जोड़े। और जब लड़ाई होगी तो इंशाल्लाह हम दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे। इतना बड़ा मेरा भी एक जगह है जहाँ पे हम 100-200 आदमी बैठ के और पसंदीदा समाज का एक कार्यकर्ता को हर जिले से लड़वाएंगे। हार और जीत, 100 वोट मिले, 5 मिले, हम शुरुआत वहां से करेंगे। अगर हमारा हिस्सा नहीं मिला, और जो पार्टी हमारा हिस्सा देने की बात करेगी, 95% हम है। पहले तो आप ये बैठा लो, अगर हमने सबको झुकवा लिया, मिला लिया, तो हम इतने परसेंट है कि हमारे एमएलए उससे ज़्यादा होंगे जितने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग करी है। 800-900 एमएलए आएंगे पूरी इंडिया में हमारे, 60 एमपी आएंगे पूरी इंडिया में हमारे।
तो उसके ऊपर हम टारगेट करें। मैं इसी से अपनी वाणी, कोई मेरी बहनों मेरे भाइयों मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे आप सब की ज़रूरत है कि हमें जीत अपने साथ में लानी इंशाअल्लाह है। शुक्रिया वसीम सैफी साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और आप देर पा पसमानदा महाज की सरपरस्ती फरमाएँ। अब मैं बग़ैर किसी तरद्दुद के जो बिहार से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा फ़ातिमा खातून, एक्स कैंडिडेट भी हैं असम्बली की फारबिसगंज से और चेयरपर्सन है फ़ातिमा हौसला फाउंडेशन की, कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरमा फ़ातिमा खातून। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा खातून है और मैं बिहार से आई हूँ और मैं नट जाति की बेटी हूँ। मुझे ये कहने में मुझे इसलिए शर्म नहीं होती है क्योंकि मैं जिस जाति की हूँ मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले आप सभी को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। हम 25 सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारी नट समाज की मर्दों को भागीदारी नहीं मिलता है, हम तो औरत हैं। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से हमने एक ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो बड़े बड़े जो दूसरी जात की जो औरतें हैं उन्हें नहीं मिलता। हमने जो है बचपन से एक सपना देखा मानव तस्करी के खिलाफ लड़ना, और हमने मानव तस्करी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं 25 सालों से, जिसमें से 250 बच्चियों को अभी तक ने हम बचाए हैं और 100 से ऊपर दलाल को जेल भी भेजे हैं, जिसमें से 5 ऐसी दलाल है जिसे उम्र कैद की सज़ा भी हुआ है। और इस लड़ाई में ऐसी नहीं है कि हमारी सिर्फ मुस्लिम ही बच्ची है जिन्हें हमने बचाया है, वो हर कास्ट की है, यहाँ तक कि बाभन राजपूत की बेटियाँ भी है। तो हमारा क्या है, हमारा जो लड़ाई है सिर्फ हमारी अपनी जाति के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जब उस दुनिया में प्रवेश करना चाह रहे हैं जहाँ हमारी भागीदारी हो, जहाँ उनको दिखाई दे कि हम उससे कम नहीं हैं, हम उससे कम नहीं हैं, अगर हमें मौका मिले तो हम उनके आगे जा सकते हैं। तो हमने इस लड़ाई को लड़ते हुए विदेश की 5 कंट्री तक पहुंच गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति की केबीसी की हॉट सीट पे बैठ के अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति भी खेले हैं। यहाँ तक कि रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सब ने मुझे सम्मानित किया। और अपना गृह मंत्री जो है, पहले जो गृह मंत्री थी राजनाथ सिंह, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। अपना जो पहले मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, उन्होंने मुझे 2 बार सम्मानित किया। ऐसी अवार्ड नहीं है जो मुझे नहीं मिला। हमने हर मंच पे अपनी नट जाति की बेटी का परचम लहराए हैं। और हमने जो है अपना एक NGO खोला है जिसका नाम फातिमा हौसला फाउंडेशन है, जो इन बच्चियों के लिए, समाज में पीड़ित महिलाओं के लिए, और हमारी जो जितनी भी जो घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है, हमारी जो समाज के ऊपर जितनी भी जो हर तरह के मुसीबतें आते हैं, इनके लिए ये एक लड़ाई है फातिमा हौसला फाउंडेशन। और ये इसकी बैनर तरह हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम बस इतना ही बताएंगे अपने बारे में, बाकी बहुत सारे हैं। आज हम एक चीज़ आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि हम जिस लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई के बारे में हम खुद के मंच खड़े के मंच पे बातें कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में हमें जो है कितनी सारी औरतें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में औरत की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम औरतें घर में सिर्फ खाना अच्छे नहीं बनाते हैं, हम औरतें सिर्फ घर में खाना अच्छे नहीं बनाते हैं, मैदान में तलवार से लेके अपनी आवाज़ भी चला सकते हैं और बुलंद कर सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो जब हम इस लड़ाई को लेके लड़ रहे हैं, हमारी हक की लड़ाई है, तो हमें इस मंच पे औरतों को होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कदम से कदम मिला के औरतें ही लड़ेंगे। इस फील्ड में जो है, फील्ड को संभालने के काम औरतें ही करेंगे। तो अगर हमें ये अपनी पसंदीदा समाज को इस मुख्य धारा से जोड़ना है, हम जो बोल रहे हैं कि हमें इनसे ये चाहिए, हमें इनसे ये चाहिए,
हमें सिर्फ अपनी बुलंदी को एकदम मजबूत करना है ताकि ये बेबस हो कि हमें हमारी अधिकार दे। हमें मांगना नहीं है, हम मांगेंगे क्यों? हम भीख मांगे थोड़ा ना है, जमीन से मांग नहीं जाएंगे। हमें ऐसा करके दिखाना है कि ये बेबस हो जाए हमें खुद देने के लिए। हम मांगेंगे क्यों भाई? जब हम वोट दे सकते हैं, तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, हमारी समाज इतनी बड़ी है, अल्लाह ने हमें हर तरह से नवाजा है, फिर हम भिखमंगों की तरह इनसे मांगे क्यों? हमें अपनी समाज को इतनी मजबूत करना है, अपनी घर की औरतों की इतनी मजबूत करना है कि जिस फील्ड में से गुजरे हो उस फील्ड में सिर्फ उन्हीं की गूंज आए। हम जो है ना ये समाज को बांट दिए हैं, ये हिंदू नट है, ये मुस्लिम नट है, ये फन्ना नट है, ये चिन्ना नट है, लेकिन हमें जो बांटना नहीं है। हमारे देखिए दूसरे समाज में क्या होता है कि जरा सा कुछ होता है पूरे समाज एक संगठन के तरह एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे कितने भी कुछ हो। आप देखिए कि एक साथ सब मंच पे आ जाते हैं और जय जयकार कर, चाहे कितना भी उसकी मतलब उसकी कमजोरी हो या फिर उसकी गलती हो, लेकिन जय जयकार करने लगते हैं। और हमारा में क्या हो कि हमारा गलती भी ना हो, अगर दूसरे समाज के दबाव आ रहा है और कि हमारी समाज पे कोई मुसीबत आ गया तो हम डूब दमा के बैठ जाते, चुप हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि वो आग हमारे घर तक आ जाए। ये हमारी कमजोरी है कि हम हमेशा जो है अपनी समाज को खुद पीछे छोड़ देते हैं अपनी सोच के अनुसार। हमारा सोच ही हमें कमज़ोर बना रहा है। और जब हम अपनी सोच को बुलंद बनाएंगे फिर हमें कोई भी समाज, और ना ही हमें मुख्यमंत्री की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमने कभी मांगा ही नहीं कि हम नट की बेटी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें मजबूर हो कि हमें हर रोल और हर जगह मुझे सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर एक औरत एक फातिमा इतनी शेरनी हो सकता है तो सोचो कि अगर करोड़ों घर से करोड़ों फातिमा निकली तो फिर हमारी क्या होगा। तो हम केबीसी की मंच पे भी यही बोले थे कि हर घर से एक फातिमा को निकलना जरूरी है। आज फिर हम ये पसमानदा समाज के मंच से बोल रहे हैं कि हर घर से, हर समाज से, हर गली से एक एक फातिमा को निकलना होगा, क्योंकि जब तक एक एक फातिमा नहीं निकलेगी हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि उतना ही जितना भागीदारी हमारी अपनी भाइयों का है उतना ही हमारी बहनों का भी इस लड़ाई में है। तो आप सब एक चीज़ समझ लीजिए कि हम अगर किसी लड़ाई को जीतने की ओर जाएंगे, अगर लड़ रहे हैं और उसे जीत हासिल करना है तो हमें अपनी घर की औरतों को इसमें शामिल करना होगा, इस मंच पे लाना होगा, ताकि उस समाज से टकराने की क्षमता रख सके, वो सीख सके। अगर खुदा न खास्ता अगर आप पे कोई मुसीबत आया तो वही शेरनी होगा जो आपकी जंग को जीत सकता है। तो उस शेरनी को आपको बनाना होगा ना शेर, कि उस समाज से लड़ सके। अगर हमेशा हमेशा आगे आते रहेंगे, हमारी घर की मर्दें आगे रहेंगे और औरतों को पर्दा में रखेंगे, तो अगर खुदा न खास्ता ये हमारी, क्योंकि जिस समाज से हम लड़ने जा रहे हैं वो कोई आम समाज नहीं है, वो आम जनता क्या बोलते हैं नेता नहीं है, वो हम सभी की एक मुस्लिम परिवार के एक कट्टर दुश्मन है। और उस दुश्मन से हम लड़ने जा रहे हैं, उससे बराबरी मांगने जा रहे हैं, तो हमें अपनी बराबरी को मजबूत करना होगा, ताकि उन्हें उनके सामने जब हम खड़े हों तो वो जो है भले ही उसके अंदर कुछ भी हो पर उसके सामने उसकी जबान पे हो कि हम इस समाज को देने के लिए राजी हैं बराबरी। तो बस हम यही कहेंगे कि इतना ही कहेंगे कि हम जो है कोई भी कभी भी कोई भी मंच आप रखें, इस प्रोग्राम को रखें, तो जितनी भागीदारी हमारे भाइयों का है उतना ही भागीदारी हमारी बहनों को दीजिए, ताकि जो फील्ड का लड़ाई है वो बहनों से ज़्यादा भाई नहीं लड़ सकते। कुछ जगह है हमारी भाई लड़ सकते हैं और बहुत ऐसी जगह है जो हम औरतें ही लड़ सकते हैं। अगर और ये जो हमारे कि इस समाजवादी पार्टी में हमारी एक आदमी हो, इस पार्टी में हमारी एक बात, हम क्यों नहीं अपनी खुद की एक पार्टी बनाएं? हमारा खुद की एक पार्टी क्यों ना हो जिससे ही हम अपनी टिकट दे के हम लड़ाई, हमारी बहन बेटी हमारी जो भाई है उनसे ही टिकट लेके लड़े, ताकि सामने वाला खुद मजबूर हो कि हम भाई इनको हम अपने पार्टी में जोड़ेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे
कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करें अपनी घर की औरतों को भी शामिल करें। चलिए शुक्रिया। मैं माजरत चाहूँगा तमाम पसमानदा साथियों से, उनके लिस्ट में मेरे पास नाम है बोलने के लिए, दूसरे सत्र में इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। मैं चाहूँगा हमारे प्रदेश प्रभारी सुहेल कासमी साहब वो आ चुके हैं, उन्हें कहीं जाना भी है तो बराह करम वो तशरीफ़ लाएँ। ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सुहेल कासमी साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुहेल कासमी साहब वो आए अपने बात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी गुफ्तगू 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहने की कि कम और या ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ कि जितनी लंबी चौड़ी तकरीरें, असल में काम की चीज़ें आनी चाहिए। अगर काम की चीज़ें ना आई तो फिर हम 2 दिन तक का प्रोग्राम रख लें। मैं मजलिसुल उलमा दिल्ली और हरियाणा का सदर रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद इस्लाही साहब तशरीफ़ फरमा है कि जिसको जब भी मदऊ किया 3-3 हज़ार उलमाए किराम वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। खैर बहरहाल सदर बावकार काबिल एहतराम दानिशवरान कौम व मिल्लत उलमाए किराम की बावकार शख्सियतें, मैं चाहूँगा कि उलमाए किराम को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे कि आप 3000 और 5000 जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुफ्तगू करेंगे तो कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। और फिर ये कहूँगा भाई अगर 5 मिनट अगर सब्र कर लें तो फिर, नहीं तो मैं वाखरुद्दावाना कह के ख़त्म कर दूं। मुझे बोलने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। मैं न प्रभारी हूँ, एक मेहमान की हैसियत से मदऊ कर लिया गया है। मैं हाजिर हो गया हूँ माजरत के साथ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हक जो है मांगा नहीं जाता। मैं कुछ बातें, चंद बातें गुजारिश के तौर पर कहूँगा। पसमादा पीछे रह जाने वाला, तालीम से बिछड़ जाने वाला, दूर रह जाने वाला, लेकिन माफ कीजिएगा हमको तमाम लोगों ने अगर कुचल करके दबाने की कोशिश की कि पीछे रहो, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमने अपने आप को एहसास कमतरी का हम शिकार होते चले गए हैं। अगर मुगलों ने बात बहुत आगे आई, मुगलों ने दबाने की कोशिश की, उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, हमें मजलूमियत का शिकार बनाया, तो फिर उलमाए किराम ने भी हमारे साथ कम जुल्म नहीं किया है। माफी के साथ यह जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अशराफ ने यहां भी मामला था, वहां भी मामला था, कुचल करके दबाने की। अभी मैं असल में जलसों में जब जाता हूं, एक अगर वक्त हो जाए तो बता दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा। हम अहमदाबाद एक जलसे में गए। देखिए क्या जहनियत है, जहनियत को अंदाजा लगाइए, जहनियत के बारे में सोचिए, फिर बताऊंगा कि क्या करना है। आप 5000 उलमा को जोड़ सकते हैं, एक वक्त में बुला सकते हैं। एक स्टेज पर हम गए अहमदाबाद, जितने लोग गए थे सब फ्लाइट से गए थे, मैं भी था।
होटल में दोपहर में खाने के वक्त जो सूरत हाल पेश आई, एक तबके को निशाना बनाया उन्होंने और ऐसा जुमला इस्तेमाल किया कि आंखों में आंसू आ गए। मैंने खामोशी अख्तियार की। शाम को असराने पर उलमाए किराम ने जब मदू किया, फिर वहां पे यही गुफ्तगू कि मैं 37वीं पुश्त का उमर फारूक आजम का पोता हूं। एक ने कहा 36वीं पुश्त पर मैं सिद्दीक अकबर का पोता हूं, 35वीं पुश्त पर उस्मान गनी का पोता हूं। एक साहब ने फखरिया जुमला में कहा कि माफ कीजिएगा, सबसे आली नस्ब मेरा है, सबसे ऊंचा खानदान मेरा है कि रब्बे जुल जलाल ने मुझको नबी मोहतरम के खानदान से मैं सैयदजादा हूं और 34वीं पुश्त का हूं। और उसके बाद मुझसे कहा, मौलाना दोपहर में भी आपने खामोशी अख्तियार की। मौलाना मोहम्मद साहब जानते हैं इस वाक़या को, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, अभी नाम तक वो पहुंच चुके। कहा आप दोपहर में भी खामोश रहे, इस वक्त भी खामोश हैं, क्या आप उसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? आप आंखों में आंखें डाल करके बात करिएगा, लोग खामोश हो जाएंगे। जब कोई इशराफ उशराफ का मामला नहीं है, आंखों में आंखें डाल करके हम गुफ्तगू नहीं करते। मैंने एक जुमले में कहा कि माफ कीजिएगा, अगर मैंने कह दिया कोई बात तो सब के सब खामोश नजर आएंगे, जुबानें गुंग हो जाएंगी। मैं बिल्कुल 60 जुमले में यह जुमला नकल कर रहा हूं। मैंने कहा मैं 33वें पुश्त का उस दादे का पोता हूं कि मेरे दादा के अंदर, मेरे दादा के दरवाजे पर सबको पनाह मिली हमारा। और मैंने कहा कि माफ कीजिएगा, हमारा घर महक उठता है मेहमानों की आमद से। अब मैं अपना नसब भी बताता हूं, हमारा घर महक उठता है मेहमानों की आमद से कि यह एजाज भी किस्मत की बेदारी से मिलता है। हम मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं, हमारा सिलसिला अय्यूब अंसारी से मिलता है। जब ये जुमला मैंने कहा, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं कहता, लेकिन जब देखा कि 2 मरतबा जलील की आई ना, और जब मैंने कहा मेरे दादा के घर पे सबको पनाह मिलती है, तो 10 मिनट तक तो खामोश रहे। मैंने कहा बोलिए ना मौलाना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फिर मैंने कहा आप 34वीं पुश्त के नवासे हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी आखिर ज़माने क्या खुतबा दिया था? आपने ये फरमाया नहीं, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर किसी को फौकियत नहीं है। कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे बड़ा वो है, सबसे काबिल ताज़ीम वो है जो अल्लाह से डरता। और सैयदना बिलाल कहाँ से आए थे? उमर फारूक आजम सैयदना कह करके पुकारा करते थे। और काबे की छत पे बिलाल हबशी को चढ़ा करके मसावात का मामला, ये सब मसावात का मामला है। और उलमाए किराम दानिश्वरान कौम व मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उलमाए किराम भी हैं। मैं वक्त हो गया, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मैंने बड़ी सफाई से ये कहा कि जहाँ पे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया, और सैयदना बिलाल वही तो थे। काबे की छत पर कौन नहीं चाह रहा था कि रब्बे दुल जलाल का मुकद्दस पैगंबर मुझे आगे बढ़ा दे, लेकिन अल्लाह के नबी की निगाहे रहमत उठती है तो एक गुलाम पर उठती है। अरे उस गुलाम पर जिसके बारे में कहा गया था कि फलक पर बदर अच्छा है न हिलाल अच्छा है, फलक पर बदर अच्छा है न हिलाल अच्छा है। अरे चश्मे भी ना हो तो हर शय से बिलाल अच्छा। वो बिलाल काबे की छत पर चढ़ा कर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अर्ज करूँ, हम लोग इंसाफ की बात करते हैं और कुरान ने किस्त का लफ्ज़, ये मफहूम अगर हम नकल करें तो आपको मफहूम पता लग जाएगा कि अदल किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं, किस्त किसको कहते हैं। कुरान ने बार बार ये जुमला दोहराया है। लेकिन मैं ये कहूँगा उलमाए किराम की जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। और आप ही ने जब कोई भी बात होती है, आपका मकाम तो
सैयदुल अंबिया से मिलता है आपका सिलसिला सनद। जब भी किसी खातून की इज्जत पे डाका डालना चाहा किसी ने, तो उनकी हिफाजत के लिए उलमाए किराम ही आगे बढ़े। लेकिन आज ये क्या बात है, यही कहना पड़ रहा है। अरे जब किसी फिरौन ने खत्म नबूवत पर डाका डालना चाहा, तो उलमाए किराम सीना से पर होकर के मुकाबला के लिए आगे बढ़े। आज भी माहौल को जहर आलूद करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, आप चूँकि अंबिया के वारिस हैं, आप हजरात की वही जिम्मेदारी है जो अंबिया किराम की जिम्मेदारी। और लेकिन उलमा से मैं मुखातब हूँ। मैंने अभी मौलाना मोहतरम पूछ रहे थे मुझसे कि आपके यहाँ 2,500-3 हज़ार उलमा कैसे इकट्ठा हो जाए। मैंने कहा इतने तो बरेलवी उलमा, इतने शिया उलमा, इतने अहले हदीस उस्मा, हम मसलकों की बात नहीं करते, हम इत्तेहाद मिल्लत की बात करते हैं। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और सही बात तो यह है कि भेजा गया था हमको, माजरत के साथ भेजा गया था हमको इत्तेहाद के लिए। कुरान ने कहा है ना, इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए भेजा गया था हमको, क़यादत के वास्ते। गोशा नशीन हो के हम दुनिया से कट गए, और जालिम तुला है हमको मिटाने में, इसलिए कि हम इत्तेहाद तोड़ के फिरकों में बट गए। यह पहलू हमारे अंदर सोचना पड़ेगा। और फिर अब करने का काम क्या है, मैं आपको यह बता दूं कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, और ज़मीं की पस्तियों में आसमां बनकर रहो, वरना सूरत हाल यह होगी कि निज़ामे मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, निज़ामे मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी। अरे उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हम क़यादत अगर लेनी है, क़यादत करनी है, तो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तहिद हो जाएंगे तो यकीन के साथ ऐलान करता हूँ, मुत्तहिद हो जाएंगे तो आपके दरवाजे पर या आकर के आपसे कहेंगे कि आपको कौन सा होता चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इत्तेहाद तो पैदा हो। हम भीख मांगना नहीं जानते, ऐसे मुत्तहिद हो जाएं कि लोग आपके दरवाज़ों पर आएं और आपसे ये कहें कि भी, और फिर करना क्या है। मैं 2 लफ्ज़ों में ये बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से ज़िला मऊ में तकरीबन मौलाना सैकड़ों मदारिस हैं, और सैकड़ों मदारिस में 95% पसमादा लोग हैं। क्यों नहीं उनसे जोड़ते आप? अगर आप वहीं पे जोड़ दें तो कई हज़ार उलमाए किराम आपके जो है साथ, और उलमाए किराम की जब क़यादत होगी आप पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आंखों में आंखें डाल करके आप बात करने का सलीका सीख सकते हैं। आंखों में आंखें डालिए, एक फॉर्म बनाइए, फॉर्म को पुर करवाइए, उसमें असलक मसलक की बातें बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल जो है आप कुरान के पैगाम को लेकर के, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर के, नबी तो आपको जोड़ने के लिए आया था, और हम लोग एक दूसरे के तोड़ में और बाईकाट में लगे हुए हैं। हमको अगर आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है, सियासत में हिस्सा लेना है, सियासत में भागीदारी लेनी है, और तो 85% अगर हम हैं तो यकीनन हर सूबे से यह आवाज़ उठेगी, आइए आइए हमारे दरवाजे पे आइए। लेकिन हम उनकी चिमटागेरी करने लगते हैं, तो फिर ये सोचें कि जब तलवे चाटेंगे तो हमारे साथ यही मामला होगा जो हो रहा है। फिर वही शेर कह करके बात को ख़त्म कर दूंगा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फरीद सलमानी साहब को बुक दे करके उनका इस्तकबाल करें। पूर्व सांसद प्रत्याशी फरीद सलमानी साहब, लोकसभा चुनाव के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच के। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें।
इस सभा के सदस्यता कर रहे हाजी जनाब ताहिर हुसैन साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब परवेज हनीफ साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सारिक अदीब साहब और हमारे महाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनाब यूनुस साहब और दिगर मेहमान, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और इस माहौल में खुशगवार समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे चंद लम्हा दिया बोलने का। आज जो मीटिंग हो रही है हमारी, इस मीटिंग का मौजू है पसमानदा मुस्लिम चिंतन कार्यशाला। थोड़ा 2 मिनट आप लोग बैठ जाए। तो ये जो प्रोग्राम है चिंतन कार्यशाला, लेकिन हम लोग जो बातें हुई हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई है, बड़ी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। इसमें हमारे जितने भी लोग आए हैं सब लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया है। मेरा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग जिस समाज से आते हैं और जिस कार्यक्रम के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, हमारा मौजू उस पर ज़्यादा केंद्रित होनी चाहिए थी और उस पर हम लोग ज़्यादा तवज्जो दें कि हम लोग चिंतन किस बात की करें। चिंतन इस बात की करें कि आज पसमानदा समाज बिखरा हुआ क्यों है। चिंतन इस बात की करे कि हम इकट्ठा कैसे होंगे। चिंतन इस बात की करे कि ये 85% की भागीदारी हमें कैसे मिलेगी। चिंतन इस बात की करे कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी हम सरकार में क्यों नहीं है, हमारे एमएलए एमपीज क्यों नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जिस समाज को लेके चल रहे हैं, जिस समाज को हम लोग प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमको हमारे घर से करनी होगी। समाज कैसे इकट्ठा होगा। आज हमारे फैमिली में, आपके फैमिली में, सबके फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोगों का दिमाग 10 तरह का है, 10 लोग 10 राजनीति पार्टियों की तरह सोचते हैं। हमको अपने घर से समाज को सुधारना होगा, हमारे मोहल्ले में सुधारना होगा, हमारे रिश्तेदारों में सुधारना होगा कि उनको कैसे हम इकट्ठा करें। जब उनको इकट्ठा करेंगे तो ये समाज ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में महिला प्रेजेंटेशन भी हुआ। उन्होंने बड़ी दिलेरी दिखाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हम लोग चाहेंगे वो बिहार, एज ए प्रदेश अध्यक्ष बिहार होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये गुजारिश करूँगा कि वो परमिशन दे और सोच समझ के हमको सलाह दे, मशवरा दे, तो मैं उनको कोई दायित्व दूं और उनको अपने कदम से कदम मिला के चलने के लिए खड़ा करूं। और वैसे वैसे और भी महिलाओं को मैं जोड़ूं और वो आएंगी तो हमको लगता है उनके पीछे 50 महिलाएं आएंगी, ठीक है। और उनको हम लोग दायित्व देना चाहते हैं सर। दूसरी चीज़ कि ये समाज कैसे जुड़ेगा हम लोगों से। समाज जुड़ेगा तब जब अभी हमारे मंत्री जी ने कहा, उससे पहले हमारे अनीस अंसारी साहब ने कहा कि हम लोग दूसरों पे छीटा कसी करने के बजाय अपने को ठीक करें। दूसरे क्या कर रहे हैं, हम उस लकीर को मिटाने के बजाय अपनी लकीर को बड़ा खींचे। आज मैं बिहार में 7 महीने से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बोलना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पिछले 2 साल में बड़ी स्ट्रगल किया है बिहार में। अब पता नहीं, ये तो हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ पे, हमारे गार्जियन जो बैठे, वो जज करेंगे कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। लेकिन हमने कोशिश किया कि बिहार में हर समाज को, हर बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके लेके चलने का काम करूँ। अभी बिहार में हम लोगों ने लगभग 20 जिला को जिला अध्यक्ष बना चुके हैं। 9 प्रमंडल से में 4 प्रमंडल प्रभारी बना चुके हैं और भी आगे काम चल रही है और आगे भी काम उस पर चलेगी। दिक्कत कहाँ होती है कि जिस समय कुछ ऐसा ओकेजन आता है, अभी हाल ही में एमएलसी का इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, हम लोग बिखरे पड़े थे बिहार में। मैं सिंगल, हमारा महाज सिंगल एक ऐसा संगठन बिहार में था जिसने किसी का नाम लिए बगैर बिहार में ये मांग किया कि पसमानदा समाज को इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। बाकी लोगों ने अपने समाज को, अपने बिरादरी को लोगों ने जोता।
हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने कोशिश किया, अगर वो इकट्ठा होता तो आज एक सीट जो मिली है वो कम से कम 2 सीट में तब्दील होता। तो ज़रूरत वहाँ है हम लोगों को, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे, अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि वो सब लोगों को हम लोग कोशिश करें एक बैनर के नीचे लाने की। और हम उन अपने लोगों से आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के बैनर के नीचे आएँ, हम लोग इकट्ठा कदम से कदम मिला के एक साथ चले, ताकि अपनी जो 85% की भागीदारी है वो बटे नहीं और उससे लोग खौफ खाएं और हमको अपनी जगह दे। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों ने सारी चीज़ें बोल दी हैं। लास्ट में मैं 2 बातें और बोलूँगा, उसके बाद अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। संगठन जो बनता है किसी एक आदमी से नहीं बनता है। मैं खास करके आज हमारे बिहार से 7-8 लोग 10 लोग आए हैं, मैं वो सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस संगठन के जो हकदार हम हैं उतना ही हकदार आप है, उतना ही हकदार सब लोग हैं। सब लोग का दायित्व है कि हम लोग मिलजुल के इस संगठन को बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। अल्लाह का फजल है कि अभी बिहार में ऑल इंडिया पासमानदा महाज सरकार के पास जा चुकी है। वो लेटर से लेकर के, डिमांड से लेकर के सब कुछ हम सारे लोग अगर मिलेंगे और तो ये ज़्यादा और बढ़िया से काम हो सकता है। अभी हम लोगों ने वहाँ के जो भी बड़े पार्टियां हैं उनको मैं खुद जा कर के उनको महाज का लेटर दिया हूँ, अपनी मांगों को रखा हूँ, आगे भी उनसे प्रोग्राम होगी। और मैं इस मंच से एक और वादा करके जा रहा हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से कि आने वाले जुलाई में बिहार में मैं इससे बड़ा प्रोग्राम और इससे ज़्यादा लोगों का जुटान करने जा रहा हूं। आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रदेश अध्यक्ष बिहार पासमानदा मुस्लिम महाज का जो उलमा बोर्ड बनाया गया है, राष्ट्रीय उलमा बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष उलमा बोर्ड को ये जो है बुकेट दे करके उनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। अब मैं हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे सबके मार्गदर्शक महबूब अंसारी साहब काशीपुर से जी, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई मोहम्मद अफजाल अंसारी साहब जो हैं वो आए और अपने विचार रखें, अपने ख्यालात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय प्रभारी जी। संचालन कर रहे हैं मोहम्मद अहमद साहब। राष्ट्रीय ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के इस कार्यक्रम में आए हुए मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के कई जिले से आए हुए सभी मेहमान और यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रदेश प्रभारी की हैसियत से आप सभी साथियों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मैं फरीद सलमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और अपने विचार रखें, जो अयोध्या से तशरीफ़ लाए हैं और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। सलमानी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात रखें। के वत्स साहब अलग दुनिया के फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य महासचिव भाई मारूफ अंसारी साहब उनका स्वागत करें। बुकट्स दे के वो रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस लखनऊ की धरती पर पसमानदा मुस्लिम समाज के इस प्रदेश और राष्ट्रीय स्तरीय बैठक और सम्मेलन में मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रम कोई भी होता है, उसका एक मंच होता है और उसका एक मुखिया होता है। मैं निवेदन के साथ अपने मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन चाहता हूं कि मैं अपनी भी कुछ बातों को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। 2 लाइन से अपनी बातों को शुरू करता हूं। चूँकि मैं भी एक पसमानदा हूँ, मैं शोषित समाज का व्यक्ति हूँ और शोषित समाज का अपने आप को नेता गिनता हूँ। ऐ खुदा मुझे इतना तो मोतबर बना दे, जिस घर में रहता हूँ उस घर को घर बना दे। साथियों, ये वो पसमानदा समाज है जिसकी आज से नहीं, आदि सी स्थिति ऐसी है। इसी पसमानदा समाज के लोग MP बने, MLA बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, लेकिन पसमानदा समाज जहां कल था वहीं आज भी खड़ा है। साथियों, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, लेकिन ये चीज मैं आप लोगों के बीच मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सा कारण, कौन सा वजह था कि जो समाज 50 सालों में नहीं मेंटेन हो पाया। न उसको कांग्रेस कर पाई, न समाजवादी कर पाई, न बहुजन समाज पार्टी कर पाई, और आज करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पसमानदा की बात करते हैं। ये एक सवाल है हमारे पर। अगर हम बुद्धिजीवी हैं, हम पसमानदा की बात करते हैं और पसमानदा की लीडरशिप करते हैं, तो ये सवाल हमारे ऊपर है। इस उत्तर प्रदेश में, देश में करीब 3 दर्जन से ज्यादा संगठन को मैं जानता हूं, जो 25 साल से लेके 50 साल और 1.5 साल से पसमानदा समाज के संगठन को बना के अपनी राजनीति को करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि पसमानदा का मूल जीवन क्या है, पसमानदा की स्थिति परिस्थिति क्या है। हर व्यक्ति पसमानदा नहीं है। पसमानदा 2 रूप में पाया जाता है। एक पसमानदा वो है जो इस लखनऊ में आप आके बैठा है, और एक पसमानदा वो है जो गली और गांव में नुक्कड़ पे अपनी बेबसी को रोता है, उसको असली पसमानदा कहते हैं। हम उसकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिसमें फकीर आता है, नाऊ आता है, तेली आता है, दर्जी आता है, जुल्हा आता है, बहुत सी ऐसी जातियां आती हैं। हम उस पसमानदा समाज की बात करते हैं जो हर दिन गाली सुनता है, हर रोज नई जिंदगी जीता है, हर घंटे में संघर्ष करता है। हम उस पसमानदा समाज की बात करना चाहते हैं। मुझको मौका आप लोगों ने बात में दिया, मैं इस बात को पूरी समाज और सभा के सामने मैं कहना चाहता हूं। मैं अयोध्या जनपद का रहने वाला हूं, एकलौता मुसलमान था। मैं लोकसभा को चुनाव लड़ने गया, किसी पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया। मैं निर्दल चुनाव लड़ा, सिर्फ इसलिए लड़ा, पसमानदा को जगाने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन समाज ने, मुस्लिम समाज ने हमको क्या दिया? हमको जानते हो किस खिताब से नवाजा गया कि ये मुसलमान विरोधी है, ये इस्लाम विरोधी है, क्योंकि ये पसमानदा की बात करता है। अगर मैंने अपने समाज की हक और अधिकार की बात किया, क्या ये हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है? हमको अपनी आवाज को उठाने क्यों नहीं दिया गया? एक जाति नहीं है यहाँ, सवाल 85 और 15 का है। यही नारा कभी काशीराम का हुआ करता था, यही नारा कभी राजनीतिक दलों का हुआ करता था, आज यही नारा पसमानदा मुस्लिम महाज ने दिया है। यह कोई छोटी मोटी व्यवस्था, छोटा मोटा कार्य नहीं है।
एक बहुत बड़ा कार्य है, ये एक बड़ा आंदोलन है। इसमें आपके जैसे पता नहीं कितने साथी का योगदान होगा, तब जाके ये योगदान सफल होगा। मैं ये चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम समाज 2027 की राजनीति में पसमानदा समाज को भी हिस्सेदारी और भागीदारी दिलाने का काम करे। मैं इसीलिए चल के आया हूं कि मुझको दागी और बागी मुसलमान का खिताब दिया गया, और किसने दिया ये भी मैं आपको बता दूं, सब शेख सैयद पठान मिर्जा बेग के उलमाओं ने हमको दिया। हमारे समाज के उलमा ने हमको दागी और बागी का खिताब नहीं दिया। शेख सैयद पठान मिर्जा सिद्दीकी चुनाव लड़े तो मुसलमान का नेता, और अगर अंसारी सलमानी फकीर भाट चुनाव लड़े तो वो जाहिल है। ये किस कानून में लिखा है? हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पर चलना जानते हैं और हम संविधान के कानून की बात मानते हैं। संविधान ने हमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। एक चुनाव लड़ के आया हूं 2024 में, और 27 का चुनाव अयोध्या विधानसभा से खुद लड़ने जा रहा हूं, और लड़ूंगा आप लोगों के बीच में। तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमारे समाज को हक और इंसाफ नहीं मिल जाएगा। धारा 340 और 41 जैसे धाराओं में जब तक इनको अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं अकेला रहूं या आपके साथ रहूं या जमाने के साथ रहूं। और मैं, चूंकि समय हमने ज़्यादा ले लिया है, मैं 2 लाइन से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। ये 2024 की हमारी लाइन थी कि चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, गद्दार आ रहे हैं सूरत बदल बदल के, सूरत बदल बदल के। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सलमानी साहब। अब मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई शारिक अदीब अंसारी साहब अलीगेरियन वो आए और 2 मिनट में हमारा सिर्फ मार्गदर्शन कर जाएं। वो मना कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से चलकर हमारे बीच में पहुँचे हैं और बहुत समाजवादी, सोशलिस्ट, पसमानदा एक्टिविस्ट अरे आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। शारिक भाई, बहसियत एक सीनियर के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा हूँ। आप तशरीफ लाइए और अपनी बात रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शारिक अदीब, शारिक अदीब, पसमानदा महाज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। पहले मैं अकेला था, आज मेरे साथ इतने बहुत से लोग हैं। मेरा परिवार बहुत बढ़ गया, तो मेरे लिए आज मुसर्रतों का दिन है, खुशी का दिन है। मेरे बड़े भी मेरे साथ हैं, मेरे छोटे भी मेरे साथ हैं, मेरी बहनें भी मेरे साथ हैं, मेरे भाई भी मेरे साथ हैं, मेरे बाजू बहुत हैं। जो बात अभी आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री ने कही, प्रधानमंत्री को कोई वही नहीं आई थी, प्रधानमंत्री को कोई फरिश्ता नहीं आया था पसमानदा मुसलमानों के बारे में कुछ बोलो। शारिक अदीब अंसारी ने खत लिखा था 2017 में। शारिक अदीब अंसारी ने प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात की थी, फिर मिल के बात की थी कि आप इस पर बोलिए। उनको कोई वही नहीं आई थी, कोई फरिश्ता नहीं आया था। तो प्राइम मिनिस्टर को बताने वाला शारिक अदीब अंसारी है, इस पसमानदा महाज को बनाने वाला शारिक अदीब अंसारी है। मैं पीछे बैठने वाला आदमी हूँ, आगे बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। पीछे बैठ के अपनी काम करते रहता हूँ ताकि आप लोग पावरफुल हो, आप लोग स्ट्रांग हो, आपको कोई परेशानी ना आए। और जब भी कोई परेशानी आए, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, फ़ोन कीजिए, इंशाल्लाह हर काम कोशिश की जाऊँगी। और एक बात ध्यान रख लीजिए, मेंबरशिप बढ़ाइए। अपनी ताकत आपकी जब बढ़ेगी, जब आपके फ़ोन कॉल पर 100 नंबर आदमी ऐसे होंगे जो आ जाएंगे। ज़रा खामोश रहिए ज़फ़र भाई, ज़रा 1 मिनट खामोश रहिए। आप जब आएँ, आपने मेंबरशिप बढ़ाई है और उस आदमी का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह ने भी कहा है उसका शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हारी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं करता मेरे कहने पर, मुझे जैसे नाचिज हिंदुस्तानी पे, तो आपकी बात कोई नहीं कर रहा होता। मनमोहन सिंह के टाइम में कितनी मीटिंगें हुई? मनमोहन के सामने टाइम का 1 मीटिंग बता दो मुझे हुई। उससे पहले कितनी मीटिंगें हुई?
इट्स ऑल ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेस्ट में 2017 में पहला खत लिखा था। उसके बाद देख लीजिए, आपकी बात हर जगह हो रही है और होगी, लेकिन आप लॉयल तो हो जाइए, आप वफादार तो हो जाइए। आप वफादार ही नहीं होते, आप जज्बाती हो जाते हैं। जहाँ जब पूरी किसी मिल्लत की ज़िंदगी, किसी कौम की ज़िंदगी, किसी स्ट्रगल की ज़िंदगी होश और जोश के बीच में है। होश और जोश के बीच का सफ़र है। होश में रहा कीजिए, जोश में मत रहा कीजिए। होश में रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, जोश में रहेंगे तो जोश तो 2-2 मिनट का होता है। जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, होश में रह के अपने काम कराइए और आगे बढ़ते रहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ पॉसिबल है हिंदुस्तान के संविधान में। आप करिए तो, आप लेने वाले तो बनिए, आप पकड़ने वाले तो। स्पीचें करना तो 2-2 घंटे लोग कर सकते हैं, 1-1 घंटे लोग बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट बोलिए। आज सफलता का दिन है, कामयाबी का दिन है कि पसमानदा मुसलमानों का किन्हीं खत लिखने वाला आज अपने आप को कामयाब महसूस यूँ कर रहा है कि वे झारखंड से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, दिल्ली से भी लोग हैं, हरियाणा से भी लोग हैं, तेलंगाना से भी लोग हैं, उत्तराखंड से भी लोग हैं, इंशाल्लाह कुछ लोग मुंबई से भी आने वाले हैं, आएंगे। तो आपका सफ़र तो बढ़ रहा है, आपका कारवां तो बढ़ चुका, चल चुका। आप कामयाब एक 2-3 स्टेप्स दूर हैं, उस पर आप कामयाब हो जाएंगे। बट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर कोई मिल्लत, कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। Educate with discipline, education with discipline, education with honesty, education with commitment, education with your vision and mission, with intellectual framework of understanding life and India. What is India? India is not a country. India is a system. India is a unique country in the world. कहाँ जाके रहेंगे आप? सीरिया जाएंगे, इराक जाएंगे, ईरान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, इसी देश में रहेंगे ना। ये देश हमारा है, हम यहीं के हैं। यहाँ का संविधान मानिए, यहाँ का लॉ मानिए, यहाँ के कानून के अंदर दायरे में रहते हुए घर में अपना मज़हब फॉलो कीजिए, सड़क पे देश का संविधान लागू होगा वो कीजिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदू और मुसलमान हो के बात मत कीजिए, सिटीज़न हो के बात करेंगे तो कानून में भी आपको मान्यता मिलेगी, प्रशासन में भी मान्यता मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी मान्यता मिलेगी, सोशल ग्रुप्स में ही मिलेगी। लेकिन सिटीज़न बनिए, बी ए सिटीज़न। सिटीज़न फर्स्ट, रिलीजन बाद में, घर में। और अकॉर्डिंग टू ख्वाजा गरीब नवाज, इस देश की से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की खुशबू आती थी, हवाएं आती थी इल्म की। अपने मेरी मत मानिए, अपनी नबी की तो मान लीजिए। और इस देश में हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो उस संविधान की बात करता हूँ जो भीमराव अंबेडकर ने दिया। इसे इम्प्लीमेंट कराने में किसी आदमी, किसी औरत का हाथ नहीं था, इस देश की स्पिरिट का हाथ था, जिसमें गांधी भी थे, अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे, दीनदयाल उपाध्याय भी थे। मैं कैसे भूल जाऊँ उन लोगों को जिन्होंने अपने सर दिए? मैं कैसे भूल जाऊँ उन लोगों की संवेदनाएं? मैं कैसे भूल जाऊँ उन लोगों का जो बलिदान, जिन्होंने अपने घर तबाह कर दिए इस देश की कुर्बानी के लिए? मैं कैसे भूल जाऊँ उन लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, जिन लोगों ने अब इस देश के लिए तन मन धन लुटा दिया? मैं तो नहीं भूल सकता। मैं तो मुसलमान हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ। पसमानदा मुसलमान वो पसमानदा मुसलमान हूँ जो कभी हिंदू था, जिसके दादा परदादा कभी हिंदू थे, फिर कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। मैं तो नहीं भूल सकता। मैं तो एहसान जिसने मुझ पे एहसान किया उसके साथ एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। मैंने ख़त तो राहुल गांधी को भी लिखा था, मैंने ख़त तो मुलायम सिंह जी को भी लिखा था, मैंने ख़त तो नीतीश कुमार को भी लिखा था, मैंने ख़त तो CPM को भी लिखा था, CPI ML को भी लिखा था,
मैंने ख़त तो ममता जी को भी लिखा था, मैंने ख़त तो आरजेडी को भी लिखा था, लेकिन ख़त का जवाब नरेंद्र मोदी ने किया कि ये काम अल्लाह ने उससे करवा लिया। अल्लाह ने करवाया, उसकी अकल में आ गई, उसने ख़त का जवाब दे दिया। और आज हम सब लोग उसी ख़त के जवाब की तरफ खड़ा हैं। उसी का एहसान है, मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरे नबी का एहसान है। और अब कहूँ एक कड़वी बात, बुरा मत मानिएगा, नरेंद्र मोदी का भी एहसान है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अब चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष अबू सईद अंसारी साहब जो बिहार से तशरीफ़ लाए हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आएँ और अपनी बात रखें।